मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत एक अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत आज हम लोग डेविड रिकार्डो के विचारों की, महत्वपूर्ण विचारों की चर्चा करेंगे। तो थॉट ऑफ डेविड रिकार्डो। पिछली क्लास में, इनफैक्ट पिछली दो क्लासेस के माध्यम से आपने आर्थिक विकास से संबंधित एडम स्मिथ के विचारों को विस्तृत तरीके से पढ़ा है। आर्थिक विकास से संबंधित एडम स्मिथ के जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनसे आप अवगत हो चुके हैं। इसी क्रम में आज हम लोग एक अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास से संबंधित विचारों की चर्चा करेंगे। देखिए, डेविड रिकार्डो ने आर्थिक विकास से संबंधित अपने विचारों को अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक में विश्लेषित किया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनके इस पुस्तक का नाम आपको अवश्य याद रखना चाहिए। तो डेविड रिकार्डो ने आर्थिक विकास से संबंधित अपने महत्वपूर्ण विचारों को इस पुस्तक में संकलित किया। वो महत्वपूर्ण पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड taxation, published in 1817, 1817 ईस्वी में डेविड रिकार्डो की यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें डेविड रिकार्डो ने आर्थिक विकास से संबंधित अपने महत्वपूर्ण विचारों को व्यक्त किया। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेविड रिकार्डो की पुस्तक पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी इस प्रसिद्ध पुस्तक को आप अवश्य याद रखें, जो 1817 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के तीसरे संस्करण में 1821 में अन्य अर्थशास्त्रियों, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास सिद्धांत की व्याख्या की गई है।
और इस क्रम में एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री जोसेफ पी शुम्पीटर ने रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को आर्थिक विकास से संबंधित उनके महत्वपूर्ण विचारों को वितरण के सिद्धांत की संज्ञा दी है, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस अर्थशास्त्री ने रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को वितरण के सिद्धांत की संज्ञा दी है। इसे भी हम मेंशन करेंगे। डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को वितरण के सिद्धांत की संज्ञा किसने दी? तो इसका उत्तर है जोसेफ पी शुम्पीटर। जोसेफ पी शुम्पीटर। तो इस तरह आर्थिक विकास से संबंधित डेविड रिकार्डो के जो विचार हैं वो हमें डेविड रिकार्डो की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन पब्लिश्ड इन 1817 में जानकारी मिलती है, जिसके तीसरे संस्करण जो 1821 में प्रकाशित हुआ उसमें अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों को आधार बनाकर डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या की गई, जिसमें जोसेफ पी शुम्पीटर ने डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को वितरण के सिद्धांत की संज्ञा दी। तो ये कुछ डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बिंदु हैं, जिसे आरंभ में ही हमने फोकस किया ताकि आप इस पर विशेष ध्यान रखें। विगत वर्षों में इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब जोसेफ पी शुम्पीटर ने डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को वितरण का सिद्धांत कहा, जिसके दो भाग हैं, एक सीमांत सिद्धांत और दूसरा अतिरेक सिद्धांत। अर्थात डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को वितरण का सिद्धांत मानते हुए जोसेफ पी शुम्पीटर ने इसे दो भागों में विभाजित किया, सीमांत सिद्धांत और अतिरेक सिद्धांत। तो यह सिद्धांत दो भागों में विभाजित है, सीमांत सिद्धांत मार्जिनल प्रिंसिपल और अतिरेक सिद्धांत
अतिरेक सिद्धांत, सरप्लस प्रिंसिपल, सरप्लस प्रिंसिपल। अब देखिए, जहां तक सीमांत सिद्धांत का प्रश्न है, तो सीमांत सिद्धांत कुल उत्पादन में भूमिपतियों के लगान के अंश का निर्धारण करता है। तो सीमांत सिद्धांत कुल उत्पादन में भूमिपतियों के लगान अंश को निर्धारित करता है। जबकि अतिरेक सिद्धांत कुल उत्पादन में लगान के अंश को घटाने के पश्चात जो शेष अंश बचता है, उस शेष अंश में श्रमिकों के मजदूरी और पूंजीपतियों के लगान का निर्धारण करता है। तो अतिरेक सिद्धांत शेष भाग में श्रमिकों की मजदूरी एवं पूंजीपतियों के लाभ के अंश को निर्धारित करता है। तो देखिए, बहुत स्पष्ट है कि डेविड रिकार्डो एक बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में, एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में कुल उत्पादन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। कुल उत्पादन में पहला हक भूमिपतियों का है, जो भूमिपतियों को लगान के रूप में प्राप्त होता है, रेंट के रूप में प्राप्त होता है। और उसके बाद जो शेष अंश है, उस श्रमिकों को मजदूरी और पूंजीपतियों को लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास का सिद्धांत, जो मूलतः जोसेफ पी शुम्पीटर के अनुसार वितरण का सिद्धांत है, यह स्पष्ट करता है कि एक बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, वो 3 वर्गों के परस्पर संबंध पर निर्भर करती है। अब ये तीनों वर्ग बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। एक है भूमिपति वर्ग, लैंडलॉर्ड्स, दूसरे हैं पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट्स, और तीसरे हैं श्रमिक, लेबर्स। तो इस तरह से डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत में एक बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में विकास 3 वर्गों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है, और ये 3 वर्ग हैं
तीन वर्ग। पहला भूमिपति, भूमिपति, दूसरा पूंजीपति और तीसरा श्रमिक। डेविड रिकार्डो अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत में विश्लेषित करते हैं कि किसी बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में भूमिपतियों के भूमि का प्रयोग पूंजीपति खाद्यान्न के उत्पादन के लिए करते हैं और ये पूंजीपति खाद्यान्न के उत्पादन के लिए श्रम और पूंजी का परिवर्तनशील साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब यहां से डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत की शुरुआत होती है। तो हमने क्या कहा, डेविड रिकार्डो किसी बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीन वर्गों के परस्पर संबंध पर आधारित बताते हैं, जिसके क्रम में उनका मानना है कि भूमिपतियों के भूमि का प्रयोग पूंजीपति खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिए करते हैं, जिसमें पूंजीपति पूंजी और श्रम का परिवर्तनशील साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इस क्रम में कुल खाद्यान्न उत्पादन का या कुल खाद्यान्न उत्पादन पर पहला हक भूमिपतियों का है, जिन्हें कुल उत्पादन के का एक अंश लगान के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यहां भूमिपतियों का जो कुल उत्पादन में अंश है वो लगान है। इस लगान को कुल उत्पादन से घटाने के पश्चात जो शेष अवशेष बचता है उसमें श्रमिकों को उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी दे दी जाती है। तो श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर है, जैसा कि आपने एडम स्मिथ के विचारों में भी पढ़ा था कि श्रमिकों को कुल उत्पादन में कितना अंश प्राप्त होता है, जितना उनके जीवन निर्वाह का मूल्य है। तो इस तरह से कुल उत्पादन में लगान का अंश घटाने के पश्चात जो शेष उत्पादन है उसमें श्रमिकों को उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी मिल जाती है। तो श्रमिकों को क्या मिला, मजदूरी मिली, और यह मजदूरी उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर है। जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर, अर्थात इतनी मजदूरी जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। एडम स्मिथ के विचारों को पढ़ने के क्रम में आपने देखा था कि
कि उत्पादन में जो उनका योगदान है, अर्थात उनकी जो सीमांत उत्पादकता है, वो उनके जीवन निर्वाह मूल्य से कहीं अधिक है। तो इस तरह लगान को घटाने के पश्चात जो शेष उत्पादन का अंश है, उसमें मजदूरों के जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी को घटाने के बाद भी कुछ शेष बचता है, और वही शेष है पूंजीपतियों का लाभ। तो इस तरह डेविड रिकार्डो अपने आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को स्पष्ट करते हुए ये मानते हैं कि एक बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का विकास तीन वर्गों के परस्पर संबंधों पर आधारित है, और ये तीन वर्ग हैं भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिक। जो पूंजीपति हैं वो भूमिपतियों के भूमि पर खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, जिसमें वे पूंजी और श्रम का परिवर्तनशील साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, और इस तरह जो कुल उत्पादन होता है उसमें सबसे पहला हक भूमिपतियों को है जो उन्हें लगान के रूप में प्राप्त होता है, और जो शेष अंश है उसमें श्रमिकों को उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी का भुगतान करने के पश्चात जो शेष अंश बचता है वह लाभ के रूप में पूंजीपतियों को प्राप्त हो जाता है। अब यही लाभ डेविड रिकार्डो के लिए विकास की प्रक्रिया का आधार है। डेविड रिकार्डो यह मानते हैं कि पूंजीपतियों का यह लाभ पूंजी संचय का आधार है। पूंजीपतियों का यह लाभ अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय का आधार है, अर्थात पूंजीपतियों को लाभ के रूप में जो प्राप्त होता है वो पूंजीपतियों के पास पूंजी के रूप में संचित हो जाता है, और इस संचित पूंजी का पूंजीपति पुनर्निवेश करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था विकास के राह पर अग्रसर होती है। तो एक तरह से एडम स्मिथ की तरह ही डेविड रिकार्डो भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये पूंजी संचय ही अर्थव्यवस्था को विकास के राह पर अग्रसर करती है। तो ये सेंटेंस भी महत्वपूर्ण है कि डेविड रिकार्डो के अनुसार भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया, आर्थिक विकास की प्रक्रिया पूंजी संचय की प्रक्रिया है। पूंजी संचय की प्रक्रिया है। तो इस तरह डेविड रिकार्डो के अनुसार भी किसी अर्थव्यवस्था के विकास के केंद्र में पूंजीपतियों का पूंजी संचय है।
अब ये संचित पूंजी पुनर्निवेश की जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो पूंजी संचय की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अर्थात संचित पूंजी जैसे जैसे पुनर्निवेश की जाती रहेगी, इस क्रम में अर्थव्यवस्था के विकास के साथ डेविड रिकार्डो का यह मानना है कि भूमिपतियों के लगान और श्रमिकों के मजदूरी में वृद्धि होगी, जिसके कारण पूंजीपतियों के लाभ के अंश में कमी आएगी। तो पूंजी संचय की प्रक्रिया में, अर्थात विकास की प्रक्रिया में, मजदूरी और लगान उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं और लाभ घटता जाता है। इस तरह से पूंजी संचय की प्रक्रिया अर्थात विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक यह लाभ घटते 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 शून्य नहीं हो जाता। और इस तरह से पूंजी संचय की प्रक्रिया जब रुक जाएगी, अर्थात लाभ जहां शून्य हो जाएगा, संबंधित अर्थव्यवस्था विकास की स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है विकास की, जिसे डेविड रिकार्डो ने पूंजी संचय की प्रक्रिया कहा है, इसको क्रमबद्ध तरीके से समझने की जरूरत है कि किस तरह से पूंजी संचय की प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में मजदूरी और लगान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी और दूसरी तरफ लाभ में उत्तरोत्तर कमी आती जाएगी और अंततः पूंजी संचय की प्रक्रिया वहां रुकेगी, अर्थात विकास अपने चरमोत्कर्ष पर वहां पहुंचेगा, विकास अपनी संतृप्त अवस्था में वहां पहुंचेगा जहां लाभ की दर, लाभ की स्थिति शून्य हो जाएगी। तो इस पूरी विकास की प्रक्रिया को, जिसे पूंजी संचय की प्रक्रिया कहा जा रहा है, इसको क्रम से समझने की जरूरत है। अब देखिए, अब तक जो चर्चा हुई उससे इतना तो स्पष्ट है कि एक बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन के 3 अंश हैं: लगान, लाभ और मजदूरी। अब जहां तक लगान के निर्धारण का प्रश्न है, सबसे पहले हम लगान की बात करें। लगान का निर्धारण, तो लगान का निर्धारण कैसे हुआ? लगान का निर्धारण हुआ कुल उत्पादन में लगान का जो निर्धारण है वो कुछ इस प्रकार से हुआ: प्रति श्रमिक लगान बराबर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो यहां
जो प्रति श्रमिक लगान है, ये श्रमिकों के औसत उत्पाद और उनके सीमांत उत्पाद का अंतर है। यहां अगर आप औसत उत्पाद में श्रम की संख्या से गुणा कर दें तो कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा, और श्रमिकों के सीमांत उत्पाद में अगर श्रमिकों की संख्या से गुणा कर दें तो श्रमिकों का कुल सीमांत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुल उत्पादन और कुल सीमांत उत्पादन में जो अंतर है वो प्रति श्रमिक लगान है या कुल लगान है। जब हम कुल निकालेंगे, यहां हमने श्रमिकों की संख्या से गुणा किया, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर में श्रमिकों की संख्या से गुणा किया तो हमें कुल उत्पादन मिला, और श्रमिकों के सीमांत उत्पाद में जब श्रमिकों की संख्या से गुणा किया तो श्रमिकों का कुल सीमांत उत्पाद मिला। अब इस तरह से कुल उत्पादन में कुल सीमांत उत्पादन को घटाने के बाद जो शेष बचा वो है लगान का अंश। तो कुल लगान अगर हम इस सूत्र से निकालें तो कुल लगान बराबर एपीएल माइनस एमपीएल इंटू श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। आगे जब ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे तो यह चीज और स्पष्ट होगी। तो इस तरह है, जैसा कि विकास की जो प्रक्रिया है, पूंजी संचय की प्रक्रिया डेविड रिकार्डो के द्वारा प्रतिपादित, उसको एक्सप्लेन करने के क्रम में अभी अभी हम जानकारी दे रहे थे कि सबसे पहला हक जो कुल उत्पादन पर है वो भूमिपतियों का है, और भूमिपतियों को कुल उत्पादन का जो अंश प्राप्त होता है वो कुल लगान है। और कुल लगान क्या है? श्रमिक का औसत उत्पाद माइनस श्रमिक का सीमांत उत्पाद, ये प्रति श्रमिक लगान है, और उसमें जब श्रमिकों की संख्या से गुणा किया जाएगा तो हमें कुल लगान की प्राप्ति हो जाएगी। अब जहां तक मजदूरी का प्रश्न है, मजदूरी का निर्धारण, मजदूरी का निर्धारण, अब यह कैसे है? तो मजदूरी के निर्धारण के संबंध में सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एक मत हैं। उनका यह मानना है, जैसा कि एडम स्मिथ के विचारों को पढ़ने के क्रम में ही आपको जानकारी मिल चुकी है, कि श्रमिक का कुल उत्पादन में योगदान चाहे जो भी हो, अर्थात उनका सीमांत उत्पाद चाहे जितना भी अधिक हो, उन्हें मजदूरी उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मिलनी चाहिए। उन्हें मिनिमम सब्सिस्टेंस वेज की प्राप्ति होनी चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि श्रमिकों में बचत की प्रवृत्ति और बचत की क्षमता नहीं होती, इसलिए पूंजी संचय में उनका कोई योगदान नहीं है। और जब पूंजी संचय में कोई योगदान नहीं है तो इसका मतलब है कि विकास में उनकी भूमिका नगण्य है, क्योंकि पूंजी संचय ही विकास के केंद्र में है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार में। तो इस तरह श्रमिकों का कंट्रीब्यूशन चाहे जितना भी हो, उनको मिलने वाली मजदूरी उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर होनी चाहिए, अर्थात उतनी ही मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे उनका जीवन यापन हो सके। जीवन निर्वाह का जो मूल्य है, मजदूरी की दर ठीक उसके बराबर होनी चाहिए। तो डेविड रिकार्डो भी इसे मानते हैं। तो इस तरह मजदूरी का निर्धारण
अगर हम करें तो मजदूरी की दर बराबर जीवन निर्वाह मूल्य। और अगर कुल मजदूरी की बात करें, सभी श्रमिकों की जो मजदूरी है उसका योग, जिसे मजदूरी कोष कहा जाता है वेज फंड, जहां से हम मजदूरी कोष की प्राप्ति कर सकते हैं, वेज फंड। यह होगा जीवन निर्वाह मूल्य इनटू श्रमिकों की संख्या। सांकेतिक रूप में आप लिख सकते हैं स्मॉल w इंटू एल, जहां स्मॉल w मजदूरी की दर है जो जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर है, और एल श्रमिकों की संख्या है। अब कुल उत्पादन में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो पूंजीपतियों का लाभ है। ये लाभ कैसे मिलेगा? जब कुल उत्पादन में लगान और मजदूरी को हम घटा देंगे, या लगान और मजदूरी को जोड़कर हम कुल उत्पादन से घटाएंगे, और जो शेष बचेगा वही है लाभ। तो लाभ का निर्धारण कैसे हुआ? कुल लाभ बराबर कुल उत्पादन माइनस, अब जो भाग मजदूरों का है और जो भाग पूंजीपतियों का है उसको जोड़ करके इसमें से घटा दें, तो अंडर ब्रैकेट कुल लगान प्लस कुल मजदूरी या मजदूरी कोष, ये कुल लाभ है। अब अगर हमें लाभ की दर प्राप्त करनी है, लाभ की दर अगर हमें प्राप्त करनी है, तो लाभ की दर प्रति श्रमिक, तो प्रति श्रमिक उत्पादन मतलब एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर माइनस प्रति श्रमिक लगान, प्लस मजदूरी की दर, जो यहां स्मॉल w ली गई है, मजदूरी की दर तो यहां स्पष्ट है कि एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आया है लाभ की दर का, जिससे जानकारी मिलती है कि प्रति श्रमिक लगान और मजदूरी की दर जितनी ही ज्यादा होगी, लाभ की दर उतनी ही कम होगी। तो इस सूत्र के आधार पर एक फॉर्मूला लिखा जाता है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, हो सकता है नीचे विजिबल ना हो। ये जो लाभ की दर है स्मॉल p, लाभ की दर, ये इनवर्सली रिलेटेड है
लगान की दर और मजदूरी की दर के, इसे आप याद रखें। डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत में जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया बताई गई वो पूंजी संचय की प्रक्रिया बताई गई, और पूंजी संचय का आधार है लाभ, और यह लाभ व्युत्क्रमानुपाती है लगान की दर और मजदूरी की दर की। तो विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में जो पूंजी संचय की प्रक्रिया है, मजदूरी की दर और लगान की दर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, इसलिए लाभ की दर घटती जाती है, और लाभ की दर घटते घटते शून्य हो जाती है। तब जाकर के विकास की प्रक्रिया रुकती है, क्योंकि पूंजी संचय की प्रक्रिया रुक गई। और वो स्थिति अर्थव्यवस्था के विकास के चरमोत्कर्ष की स्थिति होती है, ऐसा डेविड रिकार्डो ने माना। तो इस पूरी प्रक्रिया को हमें समझने की जरूरत है कि आखिर कैसे पूंजी संचय की प्रक्रिया में मजदूरी की दर और लगान की दर उत्तरोत्तर बढ़ती है और लाभ की दर उत्तरोत्तर घटती है। तो यहां जो लगान, मजदूरी और लाभ के निर्धारण का सूत्र आपके सामने रखा गया, उससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आया कि लाभ की दर, लगान की दर और मजदूरी की दर के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात लगान की दर और मजदूरी की दर जब बढ़ेगी तो लाभ की दर घटेगी। अब ये जो पूंजी संचय की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है, ये किस तरह से घटित होती है, इसको समझिए। डेविड रिकार्डो ने कहा कि भूमिपतियों के भूमि पर पूंजीपतियों के द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है, जिसमें पूंजीपति पूंजी और श्रम का परिवर्तनशील साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कुल उत्पादन में जो पहला हक है वो भूमिपतियों को प्राप्त होता है लगान के रूप में। और यह लगान का अंश निकलता कैसे है? कुल उत्पादन माइनस श्रमिकों का कुल सीमांत उत्पादन। तो कुल उत्पादन अगर 100 मिलियन टन है, श्रमिकों का सीमांत उत्पादन, कुल सीमांत उत्पादन 80 मिलियन टन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 20 मिलियन टन है ये भूमिपतियों का लगान हो गया। अब 100 मिलियन टन में 20 मिलियन टन जो भूमिपतियों का लगान निकल गया, तो शेष बचा 80 मिलियन टन। अब इस 80 मिलियन टन में मजदूरी और लाभ का वितरण होगा। मजदूरों को मजदूरी कितनी मिलेगी? उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर, और उनका जीवन निर्वाह मूल्य उनके सीमांत उत्पाद से बहुत कम है, या सीमांत उत्पाद उनके जीवन निर्वाह मूल्य से अधिक है। तो जो 80 मिलियन टन है ये तो उनका कुल सीमांत उत्पादन है।
इसमें अगर मजदूरी कोष अर्थात जीवन निर्वाह मूल्य अर्थात मजदूरी की दर इंटू श्रमिकों की संख्या अगर 30 मिलियन टन है तो इसका मतलब यह हुआ कि 80 मिलियन टन में 30 मिलियन टन श्रमिकों को मजदूरी के रूप में प्राप्त हुआ, तो शेष कितना बचा? 50 मिलियन टन। अब ये 50 मिलियन टन क्या है? पूंजीपतियों का लाभ है। और यही लाभ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार इंक्लूडिंग डेविड रिकार्डो विकास का आधार है। यह संचित पूंजी, लाभ से संचित पूंजी जो 50 मिलियन टन एग्जाम्पल में आई है, इसका पुनर्निवेश होगा। जब पुनर्निवेश होगा तो क्या होगा? श्रमिकों की मांग बढ़ेगी। जो केंद्रीय बिंदु है वहां आइए। जो पूंजीपतियों का लाभ है उससे पूंजी संचित हुई, इस संचित पूंजी का पुनर्निवेश हुआ अर्थात विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो श्रमिकों की मांग बढ़ी। और जब श्रमिकों की मांग बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। लिंक करिए इन फैक्टर्स को, एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे। और इसी पूंजी संचय की प्रक्रिया के जो लिंकिंग फैक्टर्स हैं, इससे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या हुआ? पहले लाभ आया, लगान को निकालने के बाद जो शेष अवशेष है उसमें से मजदूरी कोष को हटाने के बाद जो शेष बचा वो लाभ के रूप में आया। अब वो लाभ पूंजी संचय है, वह संचित पूंजी निवेश हुई तो श्रमिकों की मांग बढ़ी क्योंकि विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। श्रमिकों की मांग बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ी, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी, और खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी तो खाद्यान्न की कीमत बढ़ेगी, और खाद्यान्न की कीमत बढ़ेगी तो जीवन निर्वाह मूल्य बढ़ेगा, और जीवन निर्वाह मूल्य बढ़ेगा तो मजदूरी की दर बढ़ेगी, और मजदूरी की दर बढ़ेगी तो मजदूरी कोष बढ़ेगा। अब ये मजदूरी कोष बढ़ गया, मजदूरी कोष बढ़ गया। नंबर 1, मजदूरी कोष बढ़ा है, इस प्रक्रिया को आपने समझ लिया। लेकिन विकास की इस प्रक्रिया में लगान भी बढ़ेगा। कैसे? अब जब खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी तो पूंजीपतियों के सीमांत भूमि का प्रयोग होने लगेगा। रिकार्डो ने अपने लगान के सिद्धांत में जो डिफरेंशियल भेदात्मक लगान की बात की है उसको आप रिकॉल करें, जिसमें उत्पादन पहले सबसे अधिक उत्कृष्ट भूमि पे होता है, खाद्यान्न का उत्पादन। फिर जब खाद्यान्न की मांग में वृद्धि होती है तो उससे कम उत्कृष्ट भूमि पर उत्पादन होता है, और इस तरह से जो अंतिम गुणवत्ता वाली भूमि है, सीमांत भूमि, खाद्यान्न का उत्पादन अंततः उस पर होने लगता है जैसे जैसे खाद्यान्न की मांग बढ़ती है। तो यहां जब खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी तो धीरे धीरे जो अन्य गुणवत्ता की भूमि है, कम गुणवत्ता की भूमि, उस पर कृषि कार्य होंगे,
और अंततः सीमांत भूमि पर उत्पादन होगा, मार्जिनल लैंड पर उत्पादन होने लगेगा। और जब मार्जिनल लैंड पर उत्पादन होने लगेगा तो जो इंट्रा मार्जिनल लैंड है, अधिसीमांत भूमि, सीमांत भूमि से पहले के जो उत्पादन क्षमता वाली भूमि है उनको अधिसीमांत भूमि कहा गया। इंट्रा मार्जिनल लैंड, उस पर रेंट बढ़ेगा, उस पर लगान बढ़ेगा। तो इस तरह ये जो विकास की प्रक्रिया है, जो मूलतः पूंजी संचय की प्रक्रिया है, उसमें क्या हुआ? पूंजी संचित हुई, पुनर्निवेश हुई, जिससे श्रमिकों की मांग बढ़ी, जिससे खाद्यान्न की मांग बढ़ी, जिससे जीवन निर्वाह मूल्य, जिससे खाद्यान्न की कीमत बढ़ी, जिससे जीवन निर्वाह मूल्य बढ़ा, जिससे मजदूरी की दर बढ़ी, जिससे मजदूरी कोष बढ़ा, और साथ साथ अधिसीमांत भूमियों पर, इंट्रा मार्जिनल लैंड्स पर लगान भी बढ़ा। तो अब इस सूत्र को देखिए, यह सूत्र कुल लाभ बराबर कुल उत्पादन माइनस ब्रैकेट में कुल लगान माइनस कुल मजदूरी। तो अब मजदूरी कोष भी बढ़ चुका है और कुल लगान भी बढ़ चुका है, तो इसका मतलब कि कुल लाभ कम हो जाएगा। तो हमारे एग्जाम्पल में जो 50 मिलियन टन का आरंभिक लाभ था, वो विकास के अगले चक्र में हो सकता है कि घट करके 40 मिलियन टन रह जाए, फिर वो पुनर्निवेश होगा, फिर यही प्रक्रिया होगी, लाभ की दर घटेगी, कुल लाभ घटेगा, 40 मिलियन टन से घट के वो 30 मिलियन टन हो जाए, और इस तरह से धीरे धीरे जो पूंजी संचय की प्रक्रिया है, अर्थात जो विकास की प्रक्रिया है, उसमें लगान और मजदूरी में वृद्धि होती जाएगी, लाभ घटता जाएगा और घटते घटते वो शून्य हो जाएगा। और जैसे ही शून्य होगा, पूंजी संचय रुक गया, पूंजी संचय की प्रक्रिया रुक गई, मतलब विकास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है। और उस स्थिति में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखें। जो ये पूंजीपति हैं, डेविड रिकार्डो का स्पष्ट मानना है कि ये पूंजीपति भूमिपतियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और चूंकि विकास अपने चरमोत्कर्ष पर है, इसलिए जनसंख्या भी स्थिर हो जाएगी। तो इस विकास की प्रक्रिया में कहानी पूंजी संचय से शुरू होती है, और जब लाभ शून्य हो जाता है तो विकास की प्रक्रिया अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है। और उस चरम विकास की स्थिति में या उस चरम विकास की स्थिति को ही डेविड रिकार्डो ने स्थिर अवस्था की संज्ञा दी है। जैसा कि एडम स्मिथ ने भी आपने पढ़ा था कि विकास जब पूंजी संचय की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो वो विकास की स्थिर अवस्था होती है। डेविड रिकार्डो के अनुसार भी पूंजी संचय की प्रक्रिया जहां रुकेगी, वह अवस्था स्थिर अवस्था कही जाएगी, स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट।
तो ये थी डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास से संबंधित जो विचार हैं, जिसके अनुसार एक बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया पूंजी संचय की प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत, जिसका आधार पूंजीपतियों का लाभ है, जो पूंजी संचय की प्रक्रिया में अर्थात विकास की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर घटता जाता है और घटते घटते ये एक स्थिति आती है जब शून्य हो जाता है और उस स्थिति को विकास की चरम स्थिति या स्थिर अवस्था की संज्ञा दी जाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप सिंपल ग्राफिकल एनालिसिस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आइए इसके ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। देखिए, जो ग्राफिकल एनालिसिस है, यहां थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, तो हम इधर की चीजों को थोड़ा हटाएं। ये तो पूरा प्रोसेस आपने समझ ही लिया है। अब देखिए, जो ग्राफिकल एनालिसिस है, इस पूरे डेवलपमेंटल प्रोसेस के, उसमें वाई अक्ष पर हम एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को ले रहे हैं, ठीक है। और एक्स अक्ष पर जो श्रमिकों की संख्या है उसे ले रहे हैं। जैसा कि आपकी सामान्य जानकारी में है, जैसे जैसे श्रमिकों का प्रयोग बढ़ेगा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर उत्तरोत्तर घटेगा। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर वक्र या रेखा यह है, और रोजगार के प्रत्येक स्तर पर जो उत्पादन के सिद्धांत का सामान्य नियम है, इसकी जानकारी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत उत्पादन के सिद्धांत में दी जाती है, उसे आप थोड़ा रिकॉल करें। रोजगार के प्रत्येक स्तर पर जो श्रमिक का सीमांत उत्पाद होगा वो उसके औसत उत्पाद से कम होगा। इसलिए यहां जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर लाइन है, श्रमिक के सीमांत उत्पाद की जो रेखा है, वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर की रेखा के नीचे होगी। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर रेखा। जहां तक श्रमिकों की मजदूरी का प्रश्न है, यहां मजदूरी भी लेनी पड़ेगी। मजदूरी वो तो फिक्स है, किसके बराबर है? श्रमिकों के जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर। तो मान लीजिए वो W1 है और इस मजदूरी पर श्रमिकों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है, मतलब श्रमिकों की पूर्ति अनंत है। तो यहां श्रमिकों का पूर्ति वक्र SL1, अब यहां संतुलन की स्थिति जो होगी, संतुलन की स्थिति, उसमें मतलब रोजगार निर्धारण का जो बिंदु होगा, जहां श्रमिक का सीमांत उत्पाद श्रमिक की मजदूरी के बराबर हो, तो ये E1 बिंदु है, जहां रोजगार का स्तर L1 है। इस रोजगार के स्तर पर जो श्रमिक का
औसत उत्पाद है, ये औसत उत्पाद मान लीजिए ये P1 है, औसत उत्पाद रेखा से तय होगा जो खाद्यान्न की कीमत है। तो औसत उत्पाद, अब यहां ये मान लीजिए कोई बिंदु है, जैसे K बिंदु है, तो श्रमिकों के इस दी हुई जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी के आधार पर श्रमिकों का पूर्ति वक्र पूर्णतः लोचदार SL1 है। श्रमिकों की सीमांत उत्पाद रेखा MPL है। रोजगार का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां श्रमिक का सीमांत उत्पाद मजदूरी की दर के बराबर होगी। इस तरह से अब यहां OL1 रोजगार के स्तर पर इस दी हुई श्रमिक की औसत उत्पाद रेखा के अनुसार श्रमिक का औसत उत्पाद OP1 होगा। अब यहां जो कुल कुछ ग्राफिकल त्रुटि आ रही है, एक सेकेंड। इसमें अब यहां देखें कि श्रमिक का सीमांत उत्पाद तो ये है, श्रमिक का रोजगार का निर्धारण यहां हुआ है, लेकिन इस क्रम में जो श्रमिक का सीमांत उत्पाद है वो ये है, और औसत उत्पाद आपका ये मान लीजिए P1 है, ये P2 है। तो अब इस ग्राफ में देखें कि श्रमिक की जो औसत उत्पाद रेखा है वो APL है। श्रमिक का जो सीमांत उत्पाद रेखा है वो MPL है। श्रमिक की जो मजदूरी है, वो W1 है, जबकि अब यहां कोई रोजगार का एक स्तर जो कि हमें देखिए, इसे पुनः समझने की कोशिश करें। थोड़ी सी ग्राफिकल त्रुटि थी जिसको हमने सुधारा है। इस ग्राफ में श्रमिक की जो औसत उत्पाद रेखा है वो APL है, और श्रमिक की जो सीमांत उत्पाद रेखा है वो MPL है। चूंकि रोजगार के प्रत्येक स्तर पर श्रमिक की जो सीमांत उत्पाद है,
वो उसके औसत उत्पाद से कम होता है। इसलिए स्पष्ट है कि श्रमिक का जो सीमांत उत्पाद है, उत्पाद रेखा है, ये उसके औसत उत्पाद रेखा के नीचे है। अब यहां श्रमिकों की मजदूरी जो जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर है, मान लीजिए वो W1 है। अब इस जीवन निर्वाह मूल्य पर श्रमिकों की जो पूर्ति रेखा है वो पूर्णतः लोचदार होगी, अर्थात इस जीवन निर्वाह मूल्य पर श्रमिकों की पूर्ति अनंत होगी, जिसे SL1 से प्रदर्शित किया गया है। अब मान लीजिए यहां हमें एज्यूम करना होगा कि आरंभ में रोजगार का स्तर L1 है, ये हमें एज्यूम करना होगा। मान लीजिए रोजगार का स्तर L1 है। अब L1 रोजगार के स्तर पर श्रमिकों का औसत उत्पाद कितना है, तो ये मान लीजिए K है। तो L1 रोजगार के स्तर पर श्रमिकों का औसत उत्पाद K L1 या OP1 है। लेकिन L1 रोजगार के स्तर पर श्रमिकों का जो सीमांत उत्पाद है, अब ये मान लीजिए N बिंदु है। L1 रोजगार के स्तर पर श्रमिकों का सीमांत उत्पाद NL1 है या OP2 है। तो L1 रोजगार के स्तर पर श्रमिकों का औसत उत्पाद OP1, तो OL1 रोजगार की स्थिति में कुल उत्पादन कितना होगा? औसत उत्पाद, श्रमिक का औसत उत्पाद इंटू श्रमिक की संख्या, तो OP1 इंटू OL1। अब ये जो चतुर्भुज बन रहा है OP1KL1, ये इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर कुल उत्पादन होगा। लेकिन श्रमिकों का सीमांत उत्पाद कितना है L1 रोजगार के स्तर पर? OP2। तो श्रमिकों का जो कुल सीमांत उत्पाद है वो OP2 इंटू OL1, मतलब OP2NL1 के बराबर होगा। तो इस तरह से जो लगान है, लगान का अंश वो निकल गया। कुल उत्पादन में कुल सीमांत उत्पाद को आप निकाल दें, तो कुल उत्पादन OP1KL1 और कुल सीमांत उत्पाद OP2NL1। तो यहां जो P2P1KN है, यही है लगान जो भूमिपतियों को प्राप्त हो गया। अब कुल उत्पादन में लगान का अंश निकालने के पश्चात जो शेष बच रहा है, शेष OP2NL1, अब ये दो भागों में बटेगा। मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी, उनकी कुल मजदूरी मतलब मजदूरी कोष, और पूंजीपतियों का लाभ। तो देखिए अब मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी क्या है? मान लीजिए ये M बिंदु है। L1 रोजगार के स्तर पर श्रमिक की मजदूरी की दर OW1, तो कुल मजदूरी अर्थात मजदूरी कोष OW1 इंटू OL1, तो ये OW1ML1 होगा। तो देखिए कुल उत्पादन का दो अंश स्पष्ट हो गया। कुल उत्पादन में P1 P2NK ये लगान का अंश है, OW1ML1 ये कुल मजदूरी का अंश है, और जो शेष भाग है P2NMW1 यही है लाभ। अब यह लाभ पूंजी संचय है, इसका पुनर्निवेश होगा। और जो प्रक्रिया अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई, उस प्रक्रिया के तहत श्रमिकों के जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। जब जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि होगी तो अब जीवन निर्वाह मूल्य मान लीजिए W2 हो गया,
और श्रमिक की जो पूर्ति रेखा है वो अब W2 मजदूरी की दर पर पूर्णतः लोचदार होगी SL2। अब यहां रोजगार का स्तर ये बढ़कर L2 होगा। अब इस स्थिति में श्रमिकों को मिलने वाली जो मजदूरी है वो उनके सीमांत उत्पाद के बराबर होगी। यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आरंभ में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी उनके सीमांत उत्पाद से कम होगी, लेकिन जैसे जैसे पूंजी संचय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अंततः मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी उनके सीमांत उत्पाद के बराबर होगी। तो ये जो बिंदु है सीमांत रेखा पर है, देखिए अब यहां ये Q बिंदु है मान लीजिए। तो श्रमिकों को जो मजदूरी अब मिल रही है वो उनके सीमांत उत्पाद के बराबर है, QL2 या OW2 के बराबर है। और यहां जो औसत उत्पाद है ये आपका, ये मान लीजिए P3 है और ये बिंदु R बिंदु है। अब देखिए जो पूंजी संचय की प्रक्रिया में एक नवीन स्थिति प्राप्त हुई जिसमें मजदूरी OW1 से बढ़कर के OW2 हुई, रोजगार का स्तर L1 से बढ़कर के L2 हुआ, श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी ठीक उनके सीमांत उत्पाद के बराबर है। यही चीज यहां ध्यान रखें कि विकास की आरंभिक अवस्था में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी उनके सीमांत उत्पाद से कम होगी, तभी तो श्रमिकों के सीमांत उत्पाद और उनकी मजदूरी के अंतर से पूंजीपतियों का लाभ उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे जैसे पूंजी संचय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जो संपूर्ण प्रक्रिया हमने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताई है, अंततः श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी बढ़ते 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 उनके सीमांत उत्पाद के बराबर हो जाएगी। अब यहां रोजगार का स्तर OL2 जिस पर श्रमिक का औसत उत्पाद OP3, अब OP3 औसत उत्पाद है और OL2 रोजगार का स्तर है, तो कुल उत्पादन OP3RL2 के बराबर होगा। जबकि श्रमिकों का कुल सीमांत उत्पाद OW2QL2, तो इसका मतलब कि कुल उत्पादन माइनस कुल सीमांत उत्पाद, ये लगान का अंश होगा, तो लगान हो गया W2P3RQ, ये है लगान का अंश। और जो शेष अंश है देखिए OW2QL2, ये श्रमिकों की कुल मजदूरी है, मतलब ये मजदूरी कोष है। तो कुल उत्पादन अब यहां दो ही भागों में बटा, कुल लगान और मजदूरी कोष। इसका मतलब हुआ कि लाभ का अंश शून्य हो चुका है, और यही है विकास की चरम स्थिति, स्थिर अवस्था। तो देखिए जो डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें डेविड रिकार्डो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया कहा है, उसकी शाब्दिक व्याख्या के माध्यम से आपको पूरे विकास की प्रक्रिया, पूरे पूंजी संचय की प्रक्रिया की जानकारी हुई, जिसका ग्राफिकल रूप आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सिंपल ग्राफ और है जिससे आप डेविड रिकार्डो के इस आर्थिक विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं। आइए जरा उस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए इस ग्राफ में y अक्ष पर हमने कुल उत्पादन माइनस कुल लगान को लिया है। कुल उत्पादन माइनस कुल लगान। तो अब आप इनमें से किसी इस लास्ट वाले सूत्र में देखिए कि अगर कुल उत्पादन में कुल लगान को घटा दिया जाए, और सामान्य रूप से पूरी प्रक्रिया से आपको मालूम है कि कुल उत्पादन के 3 भाग होते हैं, कुल लगान, कुल लाभ और कुल मजदूरी। तो कुल उत्पादन में अगर कुल लगान को घटा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो शेष बचेगा वो कुल मजदूरी प्लस कुल लाभ के बराबर होगा। तो कुल उत्पादन माइनस कुल लगान को y अक्ष पर लिया गया है और यहां श्रमिकों की संख्या को लिया गया है। अगर आप कुल उत्पादन माइनस कुल लगान वक्र को डिराइव करेंगे तो वो वक्र कुछ इस प्रकार का होगा। मान लीजिए ये ओपी वक्र है, क्योंकि कुल उत्पादन में वृद्धि होगी लेकिन घटती दर से होगी, इसलिए कुल उत्पादन माइनस कुल लगान वक्र जो होगा वो एक ऐसे वक्र से प्रदर्शित किया जाएगा जिसकी ढाल उत्तरोत्तर घट रही है। तो यहां ये ओपी कुल उत्पादन माइनस कुल लगान वक्र है और मूल बिंदु से खींची गई सीधी रेखा ये आपकी मजदूरी रेखा है OW। आरंभ में मान लीजिए L1 रोजगार के स्तर पर, L1 रोजगार के स्तर पर कुल उत्पादन माइनस कुल लगान, ये K और इसको N मान लीजिए। तो जैसा कि डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत की शाब्दिक व्याख्या से स्पष्ट हो गया था कि कुल उत्पादन बराबर कुल लगान प्लस कुल लाभ प्लस कुल मजदूरी। तो अगर कुल उत्पादन में कुल लगान को घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? कुल लाभ प्लस कुल मजदूरी। तो अब ये KL1 कुल उत्पादन माइनस कुल लगान है, अर्थात कुल लाभ प्लस कुल मजदूरी है। अब मजदूरी कितनी है? ये OW रेखा से स्पष्ट है कि मजदूरी है LNL1। तो ये जो KN है यही है आपका कुल लाभ। अब ये कुल लाभ पुनः निवेश होगा। जब पुनः निवेश होगा तो आपका रोजगार स्तर बढ़ करके L2 होगा और ये अगर मान लीजिए M बिंदु है, ये Q बिंदु है। तो अब इस नए रोजगार के स्तर पर L2 पर मजदूरी NL1 से बढ़कर के, मजदूरी कोष है ये, NL1 से बढ़कर के ML2 कुल मजदूरी ML2 हो चुकी है और लाभ का अंश KN से घट करके QM हो चुका है। अब ये जो लाभ है QM ये पुनः निवेश होगा और हम एक नए बिंदु पर पहुंचेंगे। मान लीजिए ये S बिंदु है, रोजगार का स्तर L3 है और ये T है। अब देखिए L3 रोजगार के स्तर पर मजदूरी कोष बढ़ करके ML2 से SL3 हो गया, जबकि कुल लाभ QM से घट करके TS हो गया। अब ये जो TS है
पुनः निवेश किया जाएगा तो रोजगार का स्तर बढ़कर के L4 हो गया। मान लीजिए R बिंदु है, L4 रोजगार के स्तर पर ये R डैश है। L4 रोजगार के स्तर पर जो मजदूरी कोष है वो S L3 से बढ़कर R L4 हो गया और लाभ T S से घटकर R डैश R रह गया। इस तरह यह प्रक्रिया चलती रहेगी और एक बिंदु, यहां मान लीजिए ये कोई E बिंदु है, E, हम यहां पहुंचेंगे जहां रोजगार का स्तर L5 है और जो मजदूरी है वो R L4 से बढ़कर E L5 हो चुकी है और लाभ 0 हो चुका है। तो इस तरह डेविड रिकार्डो यह स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि जब तक पूंजीपतियों का लाभ रहेगा उसके पुनर्निवेश से विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी और जैसे ही विकास की इस प्रक्रिया में अर्थात पूंजी संचय की इस प्रक्रिया में लाभ 0 होगा, विकास अपने चरम स्थिति को पहुंच जाएगा जिसे हम कहेंगे विकास की स्थिर अवस्था। अब वहां अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर होगी, विकास चरमोत्कर्ष पर है इसलिए जनसंख्या भी स्थिर हो जाएगी और इस प्रकार पूर्ण रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होगी जो विकास की चरम स्थिति होगी और उसे ही डेविड रिकार्डो ने और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्थिर अवस्था की संज्ञा दी है। तो देखिए इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने डेविड रिकार्डो के जो आर्थिक विकास से संबंधित विचार हैं उसकी बहुत ही विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब अगर आप एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की तुलना करें तो इनके विचार लगभग एक जैसे मिलेंगे और दोनों ही अर्थशास्त्री आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया की संज्ञा देते हैं और इनके अनुसार पूंजी संचय की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक पूंजीपतियों को लाभ की प्राप्ति होगी और जैसे ही पूंजी संचय की इस प्रक्रिया में विकास की इस प्रक्रिया में लाभ 0 होगा, अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। तो इस तरह पिछले 2 लेक्चर्स और आज के लेक्चर्स के माध्यम से आपको क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के विचारों की जानकारी मिल चुकी है। पिछले 2 लेक्चर्स में एडम स्मिथ के जो आर्थिक विकास से संबंधित विचार हैं उसकी जानकारी मिली और आज डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास से संबंधित विचारों की जानकारी आपको मिल चुकी है। अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री T.R. माल्थस के आर्थिक विकास से संबंधित
विचारों की चर्चा करेंगे। तो आपसे मेरी अपील होगी कि आर्थिक विकास से संबंधित जो एडम स्मिथ के विचार आपने पढ़े और आज जो आपने डेविड रिकार्डो के विचार पढ़े, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बिंदु हैं उस पर आप विशेष फोकस रखें। विश्लेषणात्मक शैली में इन दोनों ही महान अर्थशास्त्रियों के विचारों की जानकारी आपको दी गई है, लेकिन जितने इनके विचारों में जितने महत्वपूर्ण विचार परीक्षोपयोगी आए हैं उसको हमने हाईलाइट भी किया है। तो एडम स्मिथ के विचारों और डेविड रिकार्डो के विचारों से संबंधित जितने हाईलाइटेड महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बिंदु आए हैं उस पर आप निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उनसे विगत वर्षों में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जिनका जिक्र मैं कर रहा था, टी.आर. माल्थस, उनके आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।